चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इन प्लांट्स। बिफोर वी गो प्रोसीड विद एक्सक्रीशन, हम चलो एक रिव्यू देखते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने किया न्यूट्रिशन के अंदर हमने कुछ स्टेप्स किए थे, जिसमें सबसे पहला क्या था, इंजेशन, यानी कि हम उसे अंदर खाएंगे या इंजेस्ट करेंगे। उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी एसिमिलेशन होगी, और एसिमिलेशन के बाद उसकी इजेक्शन हो जाएगी। ठीक, अब इंजेशन क्या है हमें पता है, दैट वी टेक फूड इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स बच्चों होते क्या वैसे, दीज आर द कैटलिस्ट्स। एंजाइम आर दी कैटलिस्ट्स। ये जो कैटलिस्ट है ये किससे बने होते हैं, मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। ठीक है, कैटलिस्ट विच इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ विलाइज के जिस साथ। अब एसिमिलेशन क्या है, आप सोच रहे होंगे एसिमिलेशन एक नया वर्ड आ गया। एसिमिलेशन मैंने पहले भी बताया है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। हमारे जब एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द फेट ऑफ योर फूड, वो एनर्जी बनाता है। जब ये एनर्जी बन जाती है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, formation of ATP is known as assimilation. What is ejection? Ejection is removal of unwanted material. कुछ भी हो सकता है वो अनवांटेड मटेरियल, एक्सेस पानी हो सकता है, एक्सेस ऑफ एनी मिनरल हो सकती है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो सकता है, एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। सेम सारे स्टेप्स आपको अमीबा की न्यूट्रिशन में भी मिले होंगे। अमीबा के केस में भी हमने क्या किया था, पहले वो फूड को इंजेस्ट करता है, वैक्यूल में आता है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, वैक्यूल के अंदर पड़े हुए एंजाइम्स। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है बाय डिफ्यूजन। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो लेट अस जस्ट क्विकली टेक अ रीकैप। ये रहा अमीबा, इसको फूड नजर आया, इट विल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंड इट विल फॉर्म योर सूडोपोडिया फॉर्म करके इसने यहाँ पर ये फूड को कवर कर लिया। ठीक है, जैसे ये फूड को कवर करेगा, सो व्हाट विल हैपन, ये फूड को इंगल्फ कर जाएगा। इंगल्फ करके यहाँ क्या बैठा है, दिस इज द वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर फूड है, और ये वैक्यूल जो है इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं वो हमने भी देख लिया, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे आर द कैटलिस्ट विच एक्चुअली कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड। वैक्यूल बन गया, उस वैक्यूल के बाद बनने के बाद डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के बाद आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। देखिए ये एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर हो गया। ठीक है, वंस इट इज बिंग एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद क्या होगा, अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद आई जस्ट डोंट वांट दिस कंप्लीट वैक्यूल इन माय बॉडी विच इज हैविंग द डाइजेस्टेड फूड, दिस इज द अनवांटेड मटेरियल। सो अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, आई हैव दिस अनवांटेड मटेरियल जो मुझे बॉडी से इजेक्ट करना है, अनवांटेड मटेरियल। इस अनवांटेड मटेरियल को हम उसी तरीके से वापस बाहर निकाल देते हैं, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म दी अगेन द सूडोपोडियाज, और ये वैक्यूल बाहर आ जाएगा एंड देन इट विल बी टेकन ऑफ एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज व्हाट इज दी, दिस इज इंजेशन, दिस इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, दिस इज व्हाट एसिमिलेशन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने के बाद यूटिलाइज हो रहा है एंड द अनवांटेड मटेरियल हैज बीन सेपरेटेड आउट। उसके बाद इजेक्शन। सो अगर मैं इनके नंबरिंग करूं तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। फाइन, तो ये क्या हो गया, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5।
रियल एट द साइट उसको इनगल्फ कर गया। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वंस दिस सूडोपोडिया गेट्स क्लोज्ड इन, उसके बाद दिस इज विल अंडरगो द डाइजेशन पार्ट। ठीक है, सो ये था हमने देखा न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। हमने दो चीज़ें देखी थी। रेस्पिरेशन में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था दैट वाज द ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा था इन 3 डिफरेंट मोड्स। पहला जिसमें ऑक्सीजन है, एक जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, और तीसरा जिसमें देर इज़ नो ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। उसके बाद अगर लिमिटेड अमाउंट है तो हमने देखा था वो कहाँ होती है, मसल्स के अंदर, जहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही थी। एंड नो डाउट इसके अंदर भी आपको एटीपी मिलेगी, लेकिन एनर्जी बहुत कम मिलेगी। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड दिस इज अकरिंग इन मसल्स। एनर्जी तो डेफिनेटली इसमें भी होगी। इन केस ऑफ नॉन एब्सेंस प्रेजेंट और ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, वहाँ पे एनारोबिक डिकॉम्पोजिशन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल, और ये एल्कोहल का नाम होता है इथेनॉल। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, इन केस ऑफ ईस्ट। सो ये हमने मेन चीज़ अपने रेस्पिरेशन में की थी। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ठीक, और किस तरह से गैसियस एक्सचेंज बॉडी में हो रहा है अक्रॉस एल्वुलाई, वो हमने देखा। अब उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने जब ह्यूमन बींग्स की बात की तो हमने हार्ट देखा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने हार्ट के देखा था, आई जस्ट नीड टू मेक वन करेक्शन राइट ओवर हेयर। जो हार्ट है आपका वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, दो, यानी कि लेफ्ट साइड एंड दी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर जो आपके एट्रिया हैं, ऊपर एट्रियम, ऊपर यहाँ भी एट्रियम, ठीक, नीचे क्या है आपके पास, वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब एट्रिया और वेंट्रिकल को एक वॉल्व सेपरेट करती है, और उस वॉल्व का नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और इनका कुछ नाम भी होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कस्प इट हैज़ गॉट। या तो आपके पास ट्राइकस्पिड होगा जस्ट लाइक अ मर्सिडीज साइन, या फिर आपके पास ऐसा साइन होगा, यानी कि जिसमें 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब बाइकस्पिड कहाँ होगा, ट्राइकस्पिड कहाँ होगा, उसका हमने ध्यान में रखना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको बाइकस्पिड वॉल्व मिलता है और राइट हैंड साइड पे ट्राइकस्पिड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट करेक्शन दैट आई नीड टू मेक, बिकॉज probably in our last lecture I have actually swapped these two valves on different sides. So left hand side के ऊपर आपको bicuspid valve मिलेगा, right hand side पे आपको tricuspid valve मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ से ये valve जब भी blood है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से फिर एओटा के थ्रू चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, और यहाँ से पूरी की पूरी ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आप कई बार क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है आर्टरी और वेन के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी हार्ट से दूर जा रही है, मूविंग अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर अवे, हार्ट से अवे जा रही है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक, और जो हार्ट के पास आ रही है, यानी कि टूवर्ड्स, जो उसके पास आ रही है, उसे हम बोलते हैं VEIN। तो आप इसमें एक को याद कर लो, ए से आर्टरी अवे और टी से वेन। टीवी तो आज सब देख रहे हैं, तो टीवी को याद कर सकते हो। अगर टी देखते हो यानी कि हार्ट से दूर जा रही है तो वेन है, हार्ट के पास आ रही है तो इट इज़ आ रही है ना। हार्ट से के पास आ रही है तो वेन, और अगर हार्ट से दूर जा रही है तो आर्टरी। ठीक, सिमिलरली हम प्लांट्स में क्या देखा था, हमने प्लांट्स के पास 2 टिश्यूज़ हैं, एक है जाइलम और दूसरा है आपके पास फ्लोएम। ठीक, जाइलम इज़ फॉर वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम किसके लिए था, फॉर फूड, फॉर हॉर्मोन्स, ठीक है, एंजाइम्स, इन सब के लिए आपका फ्लोएम काम करता है। ठीक है, देन वी सॉ कि प्लांट्स के अंदर इन 2 टिश्यूज़ के अलावा एक और चीज़ रहती है कि वाटर की मूवमेंट कैसे होती है,
दैट मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। अब इस एसेंट ऑफ सैप को हम ऐसे कैसे देख सकते हैं कि मान लो कि आपके रूट हेयर के टिप से, ठीक है, बिल्कुल उसके एपेक्स से आपने वाटर या मिनरल को एब्जॉर्ब किया, इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड। जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ये सैप जब ऊपर गया है तो इसमें क्या होगा, आपके पास दो मेथड है ऊपर जाने के। एक मेथड है आपके पास रूट प्रेशर थियरी का, जो कि छोटे प्लांट्स में काम करता है, इन स्मॉल ट्रीज, इन स्मॉल प्लांट्स आई वुड से रादर देन ट्रीज। और दूसरा है आपके पास ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल कब होता है, इन केस ऑफ टॉल ट्रीज। आप इसको और एक तरीके से जान सकते हैं, ये सिर्फ टॉल ट्रीज में नहीं होता, बल्कि एट नाइट जब भी होगा वो आपका रूट प्रेशर थ्योरी होगा, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल प्लांट्स। लेकिन ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो दिन में होता है, बिकॉज स्टोमेटास ओपन होते हैं, एक्सेप्ट नाइट में किस में होगा, इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा सिर्फ रात को खुलते हैं। अदरवाइज इन 90% केसेस इट अकर्स इन डे टाइम। ये कब होती है, एट नाइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रूट प्रेशर थ्योरी। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन, जो हमने देखी है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स का एक्सक्रीशन बहुत सिंपल सा है। वैसे तो प्लांट्स को बहुत सारी एक्सक्रीशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम देख लेते हैं। पहले इन प्लांट्स ख़त्म करते हैं बात को, ये प्लांट्स में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्सक्रीशन रहना है वो किस किस का रहेगा। देखिए, सबसे पहली एक्सक्रीशन है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, वाटर की, जो कि हमारा कैसे होता है, ड्यूरिंग वाटर फोटोसिंथेसिस, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। सो अगर हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इनवर्ड एंड ऑक्सीजन इज गोइंग आउटवर्ड, यानी कि इट इज बीइंग एक्सक्रीटेड along with what, water. These two are going out during photosynthesis, so this is an excretion, क्योंकि प्लांट को ये नहीं चाहिए। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन और आपका वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। दूसरा तरीका कौन सा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगर रिलीज करना हो तो क्या करता है ये, सिंपल ब्रीदिंग हम जिसे कहते हैं, या सिंपल रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करें तो येस इट इज़ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन गेट्स इन और कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट, इट गोज आउट। सो सिंपल एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है इन केस ऑफ प्लांट्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी स्टोमेटाज ओपन होंगे वाटर विल बी लिबरेटेड आउट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी भी बाहर जाएगा। और ये सब कहाँ हो रहा है, इन स्टोमेटाज, इन स्टोमेटाज, ठीक है। सो ये तो हो गया एक एक्सक्रीशन का पार्ट। अब दूसरा देखते हैं, अगर प्लांट्स के अंदर एक्सेस सॉल्ट हो तो फिर क्या करेंगे। अगर प्लांट्स में एक्सेस सॉल्ट आ जाए, एक्सेस सॉल्ट इट इज रिड्यूस्ड through hydatodes along with गट्टेशन। अब कितना डिफिकल्ट वर्ड आ गया, हाइड्रोथोड्स, गट्टेशन, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मार्जिन्स। वाटर ड्रॉपलेट्स जो आप देखते हो कई बार पानी ऊपर ओस की तरह हम कह देते हैं पड़ा है, वो तो कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन समटाइम्स कुछ जो प्लांट हैं दे स्टार्ट रिमूविंग वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये वाटर ड्रॉपलेट जब आप लीव्स के ऊपर देखते हो इन द मार्जिन्स, तो आप देखोगे दिस इज नोन एज रिमूवल ऑफ द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट, मार्जिन ऑफ सम प्लांट्स। ये किसी किसी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, यूजुअली आप नहीं देखेंगे, इसलिए इसको कई बार हमें समझने में मुश्किल हो जाता है। बट आप कई बार प्लांट्स के बाहर कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हैं एंड दोज ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स अलॉन्ग द गट्टेशन। गट्टेशन क्या है, गट्टेशन इज नथिंग बट द मार्जिन्स ऑफ द प्लांट। ठीक, नंबर 3 देखते हैं। जब भी मान लो कोई कुछ भी इसने बनाया है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। सो
रिसाइकिल्ड टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। जैसे हम लोग रॉ वेस्ट निकलता है हमारा, हम उसके कहते हैं ना DIY, डू इट योर सेल्फ। सिमिलरली प्लांट्स भी क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं उस मटेरियल को, दे स्टोर इट एट सम प्लेसेस एंड देन रीयूज इट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। सो विथ दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज, कई बार क्या होता है कि टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ होता है। टॉक्सिक वेस्ट stored within plant which is the dead permanent tissue। और आपको मालूम होना चाहिए dead permanent tissue कौन सा होता है? yes it is sclerenchyma। sclerenchyma आपका dead tissue है। permanent tissue such as आपके पास क्या है प्लांट्स के अंदर, हम देखते हैं उसकी वुड, हार्टवुड जिसे हम कह देते हैं, या उसका ट्रंक। देखा है आपने, जो पेड़ का तना होता है क्रैक्ड होता है ना, उसकी ब्रांचेस सूख जाती हैं। सो दीज ब्रांचेस दोज आर द नॉन फंक्शनल पार्ट्स। ठीक है, परमानेंट टिश्यू सच एज ट्रंक एंड ब्रांचेस, और या फिर आप कह सकते हो लीव्स हैं उसकी बाक है। दीज आर ऑल आर रिमूव्ड पीरियोडिकली। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, उनकी बाक उतरती रहती है, एंड दिस इज अ मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स। कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट रिमूव करता है, इज रिमूव्ड बाय फॉर्मिंग insoluble crystals। जैसे आप देखोगे कई जगह पर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, इन प्लांट्स ऑल्सो कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, कैल्शियम पैक्टेट मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमें उनके नाम याद नहीं करने अभी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स विच कैन बी सेफली स्टोर्ड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके प्लांट सेल्स के अंदर रुक जाता है, एंड दिस वेस्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम वेस्ट जो है दे आर लाइक, आप देखोगे हम प्लांट के जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं उनके, या उनके सीड्स हैं, पेटल्स हैं फ्लावर की, या विदर्ड लीव्स हैं, ये सब क्या है, दीज आर ऑल्सो दी वेस्ट प्रोडक्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि फ्रूट भी वेस्ट है। यस, फ्रूट वेस्ट है। आप खुद सोचिए, जब फ्रूट राइप कर जाता है पूरा का पूरा, तो वो अपने आप पेड़ से गिर जाता है, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, इसीलिए वो प्लांट वेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं। एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, आप सोच रहे होंगे वो क्या करते हैं फिर। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, दे डिफ्यूज देयर वेस्ट इन वाटर, पानी में छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा एल्गी लग जाए तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, हम उसे पीते ही नहीं है, वी से इट इज़ टॉक्सिक, है ना, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट एक्सक्रीशंस होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, मे बी दे कैन बी हार्मफुल टू अस। सो सम सच वेस्ट लाइक, आपने देखा होगा लेटेक्स है, गम है, गम्स का मतलब वो हिंदी वाला गम नहीं, इंग्लिश वाला गम, हाँ, एसेंशियल ऑयल, ये सब क्या है, these are all waste of plant। now these are also stored in, और ये वेस्ट जो है कहाँ स्टोर हो जाता है, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स के अंदर, टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। जैसे आप ये देखोगे कि जब हम कोई भी प्लांट या ट्री बहुत पुराना होता है, तो उसके जब ट्रंक को या जो उसका डेड टिश्यू है उसको रब करते हैं या काटते हैं, तो उसमें से एक बड़ा स्टिकी सा मटीरियल गम निकलता है या लेटेक्स निकलती है, जिससे हम लोग टायर बनाते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ दी वेस्ट मटीरियल्स दैट आर स्टोर्ड इन द प्लांट बट इन द डेड टिश्यू। लाइव टिश्यू में कभी भी ये वेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और ये हमारे बड़े काम के होते हैं। लाइक आप देखोगे रेजिन है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं, कहाँ से मिलता है, हमें रेजिन डक्ट से मिलता है। तो रेजिन डक्ट भी एक टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर है। सिमिलरली जो आपकी लेटेक्स है, ये हमें कहाँ से मिलती है, दिस इज़ फाउंड इन लेक्टिफेरस टिश्यू। आपको बहुत डिटेल में ये सब नहीं जानना है, इट इज़ जस्ट कि आपको पता होना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए सो वी नो वेयर वी आर एंड व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और लेटेक्स जो है वो रबर बनाने के काम आता है. इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग रबर. रबर के तो यूजेस आपको पता ही है कहाँ कहाँ होते हैं. अब देखिए रेजिन या रेजिन डक्स में होते हैं, या आपका गम, लेटेक्स, एसेंशियल ऑयल किसी ना किसी टिश्यू या ग्लैंड में होता है. अब अगर तो लिक्विड या फ्लूइड होगा देखो तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, डेड टिश्यू ऑफ द जाइलम. और वो कौन सा होता है हमें अच्छे से मालूम है, इट इज जेड जाइलम पैरेन्काइमा. और जाइलम फाइबर दोनों में से कौन सा होगा, हमें पता है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है और फाइबर जो है वो डेड टिश्यू है. सो हमें ये जाइलम पैरेन्काइमा की बजाय जाइलम आपके फाइबर में मिलेगा या ओल्ड जाइलम में मिलेगा, क्योंकि जाइलम खुद भी एक कंडक्टिव टिश्यू है, इसके भी वेयर एंड टेयर होनी है. तो ये जब ये ओल्ड हो जाता है तो उसके अंदर ये स्टोर्ड आपको मिलेंगे. इसके अलावा कुछ वेस्ट जो है वो प्लांट्स कहाँ देते हैं, डायरेक्ट सॉइल में. प्लांट रिलीज सम वेस्ट डायरेक्टली इनटू सॉइल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. चलो अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे है. फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग में देखिए क्या होता है कि बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, डेफिनेटली वहाँ एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है. अब सोच रहे होंगे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये क्या आ गया. बेटा मेटाबॉलिज्म जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, और दूसरा कौन सा होता है, कैटाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, टू प्रिपेयर समथिंग या टू मैन्युफैक्चर. और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, टू ब्रेक. ठीक है, यानी कि बनना और बिगड़ना, ये दोनों मिलके ही आपका मेटाबॉलिज्म बनाते हैं. सो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे वर्कआउट हो रहा है, बिकॉज हमें पता है हमारे सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं. सेल्स आर वर्किंग कॉन्टीन्यूसली, और जब ये कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो यानी कि मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं. अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है किस फॉर्म में होता है, केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में हो रहा है. दिस आर दी यू कैन से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं. बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, और केमिकल रिएक्शन है इसलिए बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है. अब जब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो आपके पास एक मेन प्रोडक्ट बनता है जो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि आपका फूड, और एक आपके पास बाय प्रोडक्ट बनता है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड और विच इज़ कॉल्ड एज वेस्ट. ठीक है, तो ये दो चीज़ें बनती हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है. अब इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है. वो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है होम्योस्टैसिस. आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा होम्योस्टैसिस वर्ड. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बॉडी का टू मेंटेन नॉर्मल कंडीशंस. बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करना ही होम्योस्टैसिस होता है. अब देखो कई बार क्या होता है, वाटर का कंटेंट बढ़ गया बॉडी के अंदर. आप सोचिए आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है और बॉडी में फुलावट सी आ गई है, सो पॉसिबली वाटर कंटेंट बढ़ गया है, या आपकी बॉडी में सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया है. अब मुझे तो इसको नॉर्मल करना है, आई डोंट नीड इट. सो इन दोनों को निकालने के लिए, और कई बार क्या होगा, या तो वाटर कंटेंट कम हो गया, आपने देखा है डिहाइड्रेशन हो जाती है, या फिर सॉल्ट का कंटेंट कम हो गया. आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी नमक खाने की इच्छा होती है, हमें लगता है नहीं है वी नीड सॉल्ट, बिकॉज हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है. लेकिन कुछ अगर आपने नहीं खाया, थोड़ी देर के बाद बॉडी क्या गिव आउट कर देगी, नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप. वो क्या करती है, वो एक होम्योस्टैसिस मेजर को अप्लाई कर देती है. इसमें वो किसी भी तरीके से सॉल्ट की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन कर लेता है. अब ये जो प्रोसेस है होम्योस्टैसिस, इसके अंदर भी आपके पास दो प्रोसीजर आते हैं. देखिए होम्योस्टैसिस जो है वो नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करती है, या आप कह सकते हो इट मेंटेन्स अ स्टेडी स्टेट, यानी कि कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करती है, स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर रही है. लेकिन होम्योस्टैसिस के अंदर हमारे पास ऐसे क्या प्रोसेस हैं, फर्दर इसको डिवाइड करें तो क्या क्या है, इसके बाद दो मेथड हैं. पहला है जो चीज़ ज़्यादा है उसको निकाल दिया जाए, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं निकालना चाहते हैं बॉडी से, क्योंकि प्रॉबेबली उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, सो हम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. हम दो चीज़ें करते हैं, या तो एक्सक्रीट करेंगे या ऑस्मो रेगुलेट करेंगे. चलिए देखते हैं फटाफट से ये क्या है. एक्सक्रीशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस
to get rid of excess or toxic or unwanted waste, अनवांटेड मटेरियल कह सकते हो आप और सब्सटेंस कह सकते हो, एक्सेस में हो कोई चीज़, टॉक्सिक हो कोई चीज़, या अनवांटेड हो, या डायरेक्टली हम कहें उसको वेस्ट हो. सो प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ठीक है. ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? टू मेंटेन, ऑस्मो से समझ जाइएगा कहीं ना कहीं पानी इन्वॉल्व है. टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड. और बॉडी फ्लूइड क्या है? हमारे ब्लड एंड प्लाज्मा. इनके अंदर प्रॉपर पानी की क्वांटिटी रहे और जितने आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो रहे. यही मेरा ऑस्मो रेगुलेशन है. ये करते कैसे हम लोग? बाय ऑस्मोसिस फॉर वाटर और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. या तो हम पानी की मूवमेंट करा ही रहे हैं क्योंकि ऑस्मोसिस होना है, लेकिन सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ऑफ बॉडी फ्लूइड. और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ज़्यादा आयन्स है जिसके बारे में बात करेंगे? पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, दो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड. सो पोटाशियम के आयन्स, सोडियम के आयन्स और क्लोराइड आयन्स, हम इन तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है समझ ही गए होंगे आप. वैसे तो बहुत समझदार हैं आप लोग, आई नो. सबसे पहली चीज़, रिमूव्स waste products. Number 2, it removes toxic chemical substances. Number 3, regulate ionic concentration of body fluids. Number 4, regulate water content in body fluid to maintain solute potential and वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड. अगर पोटेंशियल वर्ड पढ़ने में या याद करने में दिक्कत हो तो आप सिंपल कॉन्सेंट्रेशन भी याद कर सकते हैं. ठीक. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ऑल्सो इट रेगुलेट पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड. मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉडी में ब्लड का जो पीएच है और जो यूरिन का पीएच है, इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है बिकॉज दे हैव टू प्ले डिफरेंट रूल्स. सो बॉडी फ्लूइड का पीएच मेंटेन करने की का काम भी आपका एक्सक्रीशन का ही होता है. जैसे कि पीएच ऑफ, अगर हम यूरिन की बात करें तो पीएच ऑफ यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 8. यानी कि लुक एट द रेंज इट हैज़ गॉट. इट हैज़ वेरी हाई रेंज, 4.5 to 8, बहुत ज़्यादा रेंज है इसके अंदर. ठीक है. पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? इट हैज़ टू बी 7 to 8. अल्कलाइन मीडियम में रखना होता है ब्लड को. अब एक्सक्रीशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है ना. यानी कि अगर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखें तो उनका एक्सक्रीशन कैसा होगा, और अगर हम मल्टी सेलुलर को देखें तो उनका एक्सक्रीशन क्या होगा. यूनिसेलुलर में हमने देखा ही, जैसे केस ऑफ अमीबा में देखा है, तो सिंपल डिफ्यूजन से भी काम बन जाएगा. सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपको मालूम है डिफ्यूजन जो है वो कभी भी काम नहीं आती. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. इस केस में
mere diffusion cannot meet the requirement, cannot meet our requirement. ठीक है, so we need a special structure, so we need a special system to perform excretion process. सो एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर या मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल सिस्टम चाहिए ताकि एक्सक्रीशन हो सके. अब एक्सक्रीशन में ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या सिस्टम है? ह्यूमन बींग में अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है किडनी. हमारे पास 1 पेयर है किडनी की. उसके बाद आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ये एक ही होता है. ठीक है, और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज. क्या स्टोर करता है? स्टोरेज ऑफ यूरिन. ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपके पास यूरिथ्रा का काम क्या है? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 1. इसका काम क्या है? इट इज़ टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, वेस्ट फ्रॉम ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से वेस्ट को बाहर निकालने का काम यूरिथ्रा का है. अब देखो इनका काम तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है कि ठीक है एक ने स्टोर किया एक ने रिमूव कर दिया. सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्लैडर का कैसा होता है. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट इज़ अ बलून लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर. देखो इसका डायग्राम देखते हैं फिर समझ में आएगा. ये कुछ ऐसा होता है लाइक दिस. ठीक है, ये क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है? यूरिथ्रा. ठीक है, ऊपर से ये किडनी के साथ कनेक्टेड है जो हम बाद में बनाएंगे डायग्राम. अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये है सारा का सारा मस्कुलर होता है. इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन रिलैक्स. अगर ये रिलैक्स रहे तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है. रिलैक्स रहता है तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है. जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन की अर्ज हो जाती है, यूरिनेशन की अर्ज होती है. इट कॉजेज यूरिनेशन. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता कैसे है? डायग्राम देखते हैं उसका फटाफट से और फिर आगे चलते हैं. ठीक, फाइन. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. ये क्या है? दिस इज किडनी. ये किडनी है लेफ्ट किडनी और ये वाली कौन सी है? दिस इज द राइट किडनी. आप सोच रहे हो कि मैंने एक लेवल पे नहीं बनाई. हाँ, एक लेवल पे नहीं बनाई क्योंकि आपकी जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है. ठीक है, सो लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर दैन राइट किडनी. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए. उसके बाद ये क्या है? दीज आर दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं यूरेटर. दिस इज नोन एज यूरेटर्स. यूरेटर्स का क्या है? इट कनेक्ट्स किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरेटर का काम क्या है? इट कनेक्ट्स किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. बिल्कुल वैसे ही जैसे ईसोफेगस का काम था, मुंह से पेट को कनेक्ट करना. ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ. देयर इज जस्ट अ पैसेज गोइंग ऑन. ठीक है, ये क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर. इसका काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर का इसका काम है स्टोरेज ऑफ यूरिन. ये हम पहले ही कर चुके हैं. और ये क्या है? यूरिथ्रा. देयर इज अ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन बॉडी में से. तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है. लेकिन अब हमने जो बेसिकली ज़्यादा पढ़ना है वो है किडनी के बारे में, कि किडनी में ऐसा क्या है जिससे यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है. क्योंकि अभी तक हमने ये तो देखा ही नहीं कि यूरिन कहाँ फॉर्म हो रहा है. हम तो ये कह रहे हैं यूरेटर जो है इट कनेक्ट्स किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर टू ट्रांसपोर्ट
या ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन को वहाँ ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ये स्टोरेज का काम कर रहा है, ये निकालने का काम कर रहा है। लेकिन तो बना कहाँ यूरिन, सेपरेशन कहाँ हुई वेस्ट मटेरियल और यूजफुल मटेरियल की। नाउ किडनी को अगर हम ध्यान से देखें, यस इट इज़ वन पेयर। शेप देखें अगर इसका तो इट इज़ किडनी बीन जैसा ही शेप है, राजमा किडनी बीन लाइक, है ना, राजमा की तरह ही हुआ, है ना। अब कहता है किडनी में ऐसा क्या है, देखिए किडनी जो है वो यूरिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर होती है आपकी राइट किडनी से, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पलिश ब्राउन, बहुत डार्क पर्पलिश ब्राउन होता है। एक किडनी की लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर्स होती है, और उसकी जो थिकनेस है या विड्थ आप कह सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर उसकी जो थिकनेस है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स रहती है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम का रहता है। अब जो किडनी है इसकी अंदर क्या है जो यूरिन फॉर्म कर रहा है, किडनी तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमने बोल दिया। सो इसकी किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, यस इट इज नेफ्रॉन। हमें सारे में ये नेफ्रॉन ही पढ़ना, पेपर में बार बार भर भर के नेफ्रॉन पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे ही नहीं देख सकते। किडनी अगर आप देखना चाहो तो किडनी आप बाहर निकली हो बॉडी से तो आप देख सकते हो हम नेकेड आइज से, लेकिन नेफ्रॉन नहीं देख सकते क्योंकि नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी बॉडी में 1 मिलियन तक होते हैं। कितने, 1 मिलियन इन ईच किडनी, तो टोटल कितने हो गए, 2 मिलियन। और एक नेफ्रॉन की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी तो आप बोलोगे नेफ्रॉन, नहीं, इट इज नर्वस सेल। नर्व सेल न्यूरॉन है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। न्यूरॉन की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। अब किडनी का जो मेन काम है यानी नेफ्रॉन का जो मेन काम है उसमें क्या है, किडनीज मेन फंक्शन is to filter blood to excrete waste products of metabolism। जैसे आपने चाय बनाई, ठीक है, अब आपको चाय चाहिए, चाय पत्ती थोड़ी पी जाओगे साथ में, तो आप क्या करते हो, छलनी लगाते हो और उसको फिल्टर कर लेते हो। जो फिल्ट्रेट आपके पास आया वो आपने पी लिया, जो रेजिड्यू आया वो आपने फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम छलनी तो लगाएंगे, चलो हम छलनी बना ही लेते हैं, एक छोटी सी छलनी चाय वाली, है ना, मुझे अच्छी लगती है ऐसी छोटी छोटी छलनियाँ। ये पोरस है यानी कि इसमें छेद है, छलनी में भी छेद होते हैं। अब होगा क्या, देखो इसमें से ब्लड वेसल क्रॉस करेगी जाएगी और ये इसको फिल्टर कर देगा। अब इस केस में जो फिल्ट्रेट है मेरे पास नीचे, दिस इज योर वेस्ट यानी कि यूरिन, और जो ऊपर से बच गया रेजिड्यू है ऊपर जो, दैट इज नॉट द वेस्ट, ये फिर से वापस से ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। इट इज टेकन बाय ब्लड, आई मीन छलेगा ही नहीं, वो ब्लड में ही रह जाता है। इट रिमेन्स इन ब्लड रादर एब्सॉर्ब, वी से रिमेन्स इन ब्लड इन बॉडी, ठीक है, ये बॉडी में रह जाएगा और फिल्ट्रेट जो है वो आपको वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आप बाहर निकाल दोगे। सो ये काम होने वाला है आपका किडनी के अंदर, और वहाँ वो भी कहाँ पर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक। अब सोचो हमने यहाँ फिल्ट्रेशन कर लिया, अब कहता है ऑस्मो रेगुलेशन की तो बात ही नहीं की हमने, हाँ करते हैं ना। सो ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, इट्स अ प्रोटीन, इट इज़ अ प्रोटीन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स यानी कि जो आपकी हीमोग्लोबिन के आरबीसीज में रहता है, ठीक। उसके अलावा एंजाइम्स, जिसे हम एंजाइम कौन सा है यहाँ, रेनिन, ठीक है। एंड सो ऑस्मो रेगुलेशन में सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंजाइम होती है। दिस एरिथ्रोपोइटिन एंजाइम इज कॉल्ड एज रेनिन, और ये रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, इन एक्टिव विटामिन डी को
इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है कौन? रेनिन। और रेनिन कहाँ है? नेफ्रॉन के साथ किडनी में बैठा है। ठीक है। अच्छा, किडनी जितनी कर्मठ, इतनी ज़्यादा बिजी पर्सनालिटी कोई है ही नहीं हमारी बॉडी में। देखो ना क्या करती है किडनी, जो है वो लगभग 190 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है एक दिन में, और यूरिन बनाती कितना है? 0.9 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन। था तेरे की खोदा पहाड़ और निकली चुईया। 190 लीटर को फिल्टर किया उसने, और बनाया कितना? अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड इन अ डे। मैम अब नेफ्रॉन बता भी दो, हम तरस गए नेफ्रॉन की शक्ल देखने को। चलिए नेफ्रॉन की सूरत देखते हैं। मोहिनी मोहिनी, ये है आपका नेफ्रॉन, देखो कितना सुंदर बनाने वाले हैं हम। ठीक है, पूरा नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये है बच्चों नेफ्रॉन का सबसे ऊपर का हिस्सा। यहाँ पर छोटे छोटे होल हैं। अभी हम छलनी की बात कर रहे थे ना, ये वही होल है, छोटे छोटे से होल हैं। ठीक है, इस कैप्सूल, इसको बोलते हैं, दिस इज अ कैप्सूल विच इज कॉल्ड एज बोमैन। अब बोमन ईरानी तो सबने सुना ही है, तो वही वही बस 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 वही, दिस इज द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल जो है इट हेल्प्स इन फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन में काम करता है। ठीक है, और कप शेप होता है, इसलिए इसको बोमैन कैप्सूल जो है उसे हम कप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे होंगे अगर ये बोमैन कैप्सूल है तो ये क्या है? जो ये लेयर है जहाँ मैंने आपको छोटे छोटे होल दिखाए हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू हो गया। जो फिल्ट्रेट आया उसे हम क्या बोला? फिल्ट्रेट को हम कोई नाम दे देते हैं, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन कई बार आता है व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ यूरिन, तो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। उसमें सोडियम होता है, पोटाशियम भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकते हैं, उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये यूरिन नहीं है, ये फिल्ट्रेट है, ध्यान रखना। दिस इज अ फिल्ट्रेट ऑफ फ्रॉम ग्लोमेरुलस। सो सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, और बहुत सारा पानी ब्रदर, बहुत सारा पानी, ए लॉट ऑफ वाटर। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर यूरिन क्या है? बच्चों यूरिन का मेन कंपोनेंट आपके पास यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर रहता है। तो अगर क्वेश्चन आता है 3 मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, या 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं यूरिन के, तो इट यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जो होते हैं ये फिल्टर नहीं होने चाहिए। अगर ये आ भी जाएं तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस। कैसे हो जाते हैं वो देखते हैं। देखिए, जो ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास होता है एरिया, हम उसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्यों कहा है कॉन्वुलेटेड? कॉन्वुलेटेड इसलिए कहा है क्योंकि ये थोड़ी सी उलझी हुई होती है। तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसको, हम ज़रा थोड़ा सा उलझा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं उलझाते। ठीक है, सो क्योंकि ये उलझन से पहले का है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल माने आगे का पोर्शन, कॉन्वुलेटेड माने उलझी हुई ट्यूब का। उलझी हुई ट्यूब से पहले का जो पोर्शन है उसे हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? ये ऑब्वियसली दिस इज कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या उलझी हुई ट्यूब्यूल। ठीक, उलझी हुई ट्यूब्यूल से अगर हम चले जाएं नीचे तो आपको बच्चों एक और लूप मिलती है, वो बहुत पतली होती है, जैसे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी थिन एंड इट इज़ सिंगल सेल लेयर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले क्यों कही जाती है? साइंटिस्ट के नाम पे है। तो अब कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है इट इज
twisted and folded. This twisted and folded, and it has a U-turn. This U-turn is known as, ये है ना U-shaped structure, U-shaped जो हेनले है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले. बड़ा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें यहीं पे होने वाली हैं फर्दर. उसके बाद क्या है, ये वाली ट्यूब्यूल फिर से इकट्ठी हो जाएगी, बड़ी मोटी हो जाएगी, एंड इट विल फॉर्म दी अनदर ट्यूब्यूल. दिस इज नोन एज, क्योंकि कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद का पोर्शन है, दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जितने भी नेफ्रॉन होंगे उन सब की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलती कहाँ है जाके, ये मिलती है जाके एक डक्ट के अंदर, और हम उसको बोल देते हैं, बड़ी सी ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. दिस वाज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ठीक, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिन सारा सैंपल इकट्ठा होता है एंड देन किडनी से बाहर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. फ्लूइड यहाँ पहुँचता है, दिस फ्लूइड रीचिंग हेयर इज यूरिन. यानी कि अब इसकी डेफिनेशन बदल गई. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड आया वो है यूरिन. जो इस ट्यूब में घूम रहा था दैट वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है, यूरिन कंसिस्ट ऑफ dissolved waste, substance secreted by the kidney. ठीक, अब लूप ऑफ हेनले में हो क्या रहा है. लूप ऑफ हेनले में रीएब्सॉर्प्शन हो रही है. रीएब्सॉर्प्शन ऑफ, मैंने पहले ही कहा था आपको, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये बॉडी से नहीं जाने चाहिए, इसलिए ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं अगर कहीं गलती से भी फिल्टर हो जाए. सिमिलरली सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयन जो है अलॉन्ग विद वाटर, अगर बहुत बॉडी में पानी की कमी है और फिल्टर हो गया है पानी, ठीक है, तो ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा लूप ऑफ हेनले के अंदर. इट इज रीअब्सॉर्ब्ड. तो यहाँ पे बेसिकली रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज लूप ऑफ हेनले. ह्यूमन यूरिन contains 95% water and only 5% of waste. और जो आपका ये बोमैन कैप्सूल का ग्लोमेरुलस होता है ना, ये सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होती है. ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है. यानी कि अगर इस छलनी का साइज छोटा है तो छोटे पार्टिकल्स आएंगे, बड़ा है तो बड़े पार्टिकल्स आएंगे. सो इसीलिए जो ग्लूकोज है आपका या अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, साइज इज बिग इनफ, तो ये फिल्टर नहीं होते. ठीक है, और अगर ये हो जाए तो लूप ऑफ हेनले में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. सो लेट अस जस्ट समराइज कि नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद यूरेटर में गया नेफ्रॉन यानी आपकी किडनी, किडनी से आपकी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला गया, आउट. ठीक है, अब इसका जो कलर है यूरिन का वो कैसा है. कलर ऑफ यूरिन हमें मालूम है, इट इज पेल येलो. लेकिन वो कलर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट. यूरोक्रोम कलर देता है उसमें. ठीक है, अब मेजर प्रोसेसेस क्या है इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, व्हाट आर द मेजर प्रोसेसेस. सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में से जो भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, व्हाट एवर इट इज़, वो सब बॉडी से निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ग्लोमेरुलस. देन इज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस. अब देखिए, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स में देखते हैं हम लोग, अगर शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के अंदर, होनी नहीं चाहिए बट हो जाएगी. सिमिलरली अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन
होने नहीं चाहिए लेकिन हो गए, इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। अगर ये एक्सक्रीट हो रहे हैं तो वन पर्सन और द किडनी इज नॉट गुड इनफ, और उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, जो उसको नहीं करना है उसको वो करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। नंबर 3, secretion of certain substances into the secretion of certain substances into the filtrate। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में हमने देखा एक्सक्रीशन, ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है एक्सक्रीशन का। जैसे हम देखेंगे आपके जो मरीन या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, दे रीअब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर, क्योंकि पानी में है, दे रीअब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर एंड एक्सक्रीट आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, बट अगर हम देखें कि फ्रेश वाटर में है जो, बट इन फ्रेश वाटर, अब मरीन वाटर में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सादा सादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वापस। क्यों करते हैं? बिकॉज आपको मालूम है कि पानी समंदर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, उनकी बॉडी में भी सॉल्ट ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो पानी को ज़्यादा के ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर आप देखोगे तो सॉल्यूट कम है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, पीते ज़रूर हैं बट दे एक्सक्रीट मोर। सो दिस इज हाउ दे आर मेंटेनिंग द ऑस्मोसिस, osmoregulation by maintaining the concentration of solute and by excretion process. Similarly, different organism have their different excretory system. अगर आप earthworm में देखेंगे we have nephridia, insects में देखेंगे तो malphigian tubules है, और mollusks और vertebrates में बिल्कुल human beings की तरह kidneys होती हैं. So these are the different type of the excretory system in different organisms. अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रीनल फेलियर एंड डायलिसिस। रीनल फेलियर क्या है? डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ किडनी ड्यू टू डिजीज इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर। कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से किडनी अपना काम ना कर पाए, प्रॉपर फिल्टरेशन ना हो, या फिर रीएब्सॉर्प्शन ना हो, या आयंस का इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से जो फंक्शन में प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर में यूजुअली क्या होता है कि पोटाशियम आयंस जो होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट फेल क्यों हो गया? क्योंकि बच्चों, जब सोडियम आयन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इट लीड्स टू हार्ट अटैक। लेकिन अगर पोटाशियम आयन बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप इसे ये कह सकते हैं कि हार्ट जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लग जाता है, जिसका मतलब कि बॉडी हार्ट अपना पंपिंग एक्टिविटी को कम कर पाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर, हार्ट पंप ही नहीं कर पाता। सो पोटाशियम आयन का बढ़ जाना, सोडियम आयन का कम हो जाना, यूरिया जब बॉडी में बढ़ जाए, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए, उस कंडीशन में, यानी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक साथ, किसी एक की बात नहीं कर रहे। अगर एक की बात करनी है तो इट इज़ सिर्फ पोटाशियम आयन की बात कर सकते हैं। जब ये चीज़ें बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो दिस लीड्स टू किडनी फेलियर। अब मेडिकली हमारे पास सोल्यूशन क्या है? दो ही सोल्यूशन है, या तो हम डायलिसिस करेंगे जिसे हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, या हम किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर तो डायलिसिस से बात बन जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर लगता है कि नहीं, किडनी को बहुत ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है एंड इट इज़ स्टिल नॉट गोइंग टू वर्क आउट, तब हम उसमें ट्रांसप्लांट करने की बात करते हैं। सो डायलिसिस में क्या है? डायलिसिस इज़ नथिंग बट योर आर्टिफिशियल किडनी, जो हमारी रियल किडनी की तरह ही काम करती है विथ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, आपने क्या किया, आपने एक मशीन लिया है, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर लेते हैं, और उस बॉक्स में एक इनलेट है, this is your inlet, and there is an outlet, this is your outlet। ठीक, इनलेट से हमने क्या डाला है? फ्रेश डायलिसिस का सॉल्यूशन डालते हैं। फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल आपके ब्लड जैसा होता है, ताकि यहाँ से जो डिफ्यूजन होनी है मटेरियल की, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल की या नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, वो आराम से हो सके। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन से हैं? मैंने आपको बोला है यूरिया है, यूरिक एसिड है, दीज आर ऑल दी नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी प्रोटीन के बाय प्रोडक्ट है। हमने क्या किया, हम रेडियल आर्टरी से, दिस इज आर रेडियल आर्टरी,
हमने रेडियल आर्टरी से एक पाइप इंसर्ट किया बॉडी के अंदर और उसको हमने यहाँ कनेक्ट किया इस मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारी बॉडी की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। सो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमने अपनी वेसल को कनेक्ट किया होता है, जिससे कि ब्लड इसी ट्यूब के अंदर ही घूमता है, सॉल्यूशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, सिर्फ ट्यूब के अंदर ब्लड होता है। एज अ रिजल्ट अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, जैसा ब्लड का है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो यूरिया है, ना ही पोटाशियम आयन है, ना ही इसके अंदर आपका यूरिक एसिड होगा, यानी कि जो वेस्ट मुझे निकालना है वो सब यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हो जाती है एंड इट इज़ रिमूव्ड। मगर इसमें कुछ भी रीएब्जॉर्ब नहीं होने वाला। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस आर्टिफिशियल किडनी एंड आवर ओन रियल किडनी। रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, उसके बाद जब ब्लड में फिल्ट्रेशन हो गया आपके ब्लड का, जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो हमने ब्लड से डायलिसिस सॉल्यूशन में डाल दिए, तो हम फिर ब्लड को वापस अपनी आर्टरी में ले जाते हैं, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूशन है जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसे हम वापस बाहर निकाल लेते हैं एंड इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ मेडिकली। इट्स अ मेडिकल वेस्ट, तो इसको मेडिकली ही डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो निकल गया, हमें पता कैसे चलता है। हम दो टेस्ट डिफरेंट करते हैं बच्चों, एक पेशेंट के ब्लड का टेस्ट किया जाता है और दूसरा हम लोग डायलिसिस सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि पहले बॉडी में कितना था, कितना उसने एक्सक्रीट हो गया है। हम उसका बैलेंस चेक करते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड वी रिपीट दिस डायलिसिस आफ्टर सम टाइम। तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर आर्टिफिशियल किडनी एंड दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग इट इन केस ऑफ रीनल फेलियर। विद दिस वी एंड द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस। सो अब आपका होमवर्क है, आपको अपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं एंड कम अप विद योर डाउट्स इन योर डाउट क्लास। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।